देश की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत अपने सुरक्षा कवच पर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। एलएसी पर चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत ने भी अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक और एलओसी पर भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता किया है। चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इन घातक मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे डिफेंस और अटैक दोनों ही मोर्चों पर भारत का चक्रव्यूह अभेद होगा। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब यह मिसाइल दुश्मन पर टूटेगी तो बचने का कोई चांस नहीं होगा। 500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का जो भी इलाका आएगा, यह मिसाइल प्रलय मचा देगी। देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत तैयार करने जा रहा है मिसाइलों का एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह जिसे भेद पाना दुश्मनों के बस की बात नहीं है। भारत के पूरब में 500 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान और पश्चिम में लेह लद्दाख से सटी सीमा से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के 500 किलोमीटर का दायरा प्रलय मिसाइल की जद में होगा। अपनी सेनाओं को और ताकतवर बनाने के लिए भारत ताकतवर रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है। इसमें शामिल होने वाली सबसे नई और घातक मिसाइल है प्रलय मिसाइल। भारत सरकार ने 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों की खरीद की अनुमति दी है। पिछले साल दिसंबर में ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए प्रलय मिसाइल की एक यूनिट को क्लियरेंस दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसकी 2 यूनिट की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस मिसाइल को सबसे पहले वायुसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। प्रलय टेस्टिंग अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही विशेष कदम है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है, जहां हम अपनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट कर चुके हैं, उसकी अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका जो स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, दे आर अ क्लास अपार्ट जिसको हम कह सकते हैं। और ये स्पेशली हमारी तीनों फोर्सेस के लिए जो रॉकेट फोर्स हम बनाना चाह रहे हैं, ये उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये बेहद कारगर है। दिसंबर 2021 में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर एलएसी या एलओसी के पास से इसे दागा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बंकरों, तोपों और मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि किस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होंगी अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह बात तो तय है कि छोटी दूरी की इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। कम रेंज का फायदा यह है कि प्रलय मिसाइल सीमा के पास मौजूद दुश्मन के अड्डों को चुटकियों में खत्म कर देगी। वैसे प्रलय की रेंज को बढ़ाने पर भी काम चल रहा है ताकि उसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। बड़ी बात यह है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए प्रलय मिसाइल को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। प्रलय मिसाइल की टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जा सकती है। 5 टन वजन वाली ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये मिसाइल 10 मीटर यानी 33 फीट तक सटीक निशाना साध सकती है, यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में अगर ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती है तो करती। यानी प्रलय मिसाइल की खासियत यह है कि इससे जितने इलाके को नष्ट करना है उतना इलाका ही बर्बाद होगा। ये रॉकेट फोर्स तीनों सेनाओं की मिसाइलों का रखरखाव करेगी और हमलों को अंजाम देगी। इस मिसाइल की खासियत है कि इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल डिस्टेंस डजंट मेक डिफरेंस, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हमने करी है उसे एक टैक्टिकल एडवांटेज में ले आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। रॉकेट फोर्स के बनने से भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हटेगा। ये फोर्स न केवल भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत ही तैयार होगी। एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की भारत को सख्त जरूरत है। बड़ी बात यह है कि प्रलय मिसाइल के हमले का तोड़ किसी दूसरे देश के पास नहीं है और भारत ने अपनी सीमाओं को प्रलय से सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इसी क्रम में सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर आपको दे दें। देखिए, लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला दर्रे के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने से कुछ गाड़ियां जो है वहां पर दब गईं। इसके बाद तुरंत वहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला गया और फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हिमस्खलन जो है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर शैतानी नाले के पास हुआ। इसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों के आने जाने को पाबंदी लगा दी गई और साथ ही वहां बर्फ हटाने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी हो गया। हमारे जो देवदूत हैं, हमारे जो जवान हैं, वो एक एक करके सभी जिंदगियों को बचाने की दौड़ में लग गए। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पिछले साल कोरोना की पाबंदियां हटी तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। चारों धाम के दर्शन के लिए भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि रिकॉर्ड बन गया। लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए अब तक रिकॉर्ड तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज से अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जून से होगी, जो कि 62 दिनों तक चलने वाली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में यात्रा से जुड़ी तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। बाबा केदार ने बुलाया है। भगवान बद्रीनाथ का भी आया है बुलावा। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के बिना पूरी नहीं हो सकती चारधाम की यात्रा। वैसे तो माना जाता है कि चारधाम की यात्रा वो ही कर पाते हैं जिस पर बाबा केदार और बद्री विशाल का असीम आशीर्वाद हो, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जैसे श्रद्धालुओं पर भगवान की भरपूर कृपा दृष्टि है। तभी तो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महायात्रा के लिए भक्तों में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 13,37,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ के लिए अब तक 4,76,811 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 3,98,361 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के लिए अब तक 2,17,815 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि गंगोत्री के लिए अब तक 2,41,356 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इतना ही नहीं, 16 फरवरी 2023 से शुरू हुई GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसों की बुकिंग के तहत अभी तक कुल 8,79,05,963 रुपयों की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन को लेकर मची होड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। पिछले साल यानी 2022 में तकरीबन 42 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए थे। केदारनाथ धाम में 14,25,000 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 15,20,000 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में 4,75,000 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्तों की भीड़ यात्रा मार्ग पर उमड़ पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, चारधाम की यात्रा की शुरुआत में महज अब 5 दिनों का जो है वक्त बचा हुआ है। 22 अप्रैल को यात्रा शुरू हो जाएगी। हालांकि यात्रा की शुरुआत जो है मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंचने के साथ शुरू होगी। ऐसे में यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा हमने लिया और समझने की कोशिश की कि यात्रा की दुश्वारियों और सहूलियतों के बारे में हमने जाना। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में अब हफ्ते भर से कम का समय रह गया है। अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल को यात्रा का आगाज हो जाएगा। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होती है मां यमुनोत्री की डोली जब अपने शीत यात्रा के प्रवास को छोड़कर यमुनोत्री धाम पहुंचती है। अभी हम मौजूद हैं खरसाली खुशी मठ, जो कि यमुना जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। मां यमुना जी की भोग मूर्ति यहाँ पर 6 माह के लिए विराजमान रहती है शीतकाल में। और अब जो आने वाला अक्षय तृतीया का पावन पर्व है 22 अप्रैल को, उसी दिन मां यमुना की ये भोग मूर्ति जो कि अंदर विराजमान है, विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, निर्माण दर्शन यहाँ पर जो है मां यमुना के हो रहे हैं। ये भोग मूर्ति डोली के माध्यम से अपने भाई शनिदेव, जिन्हें की स्थानीय भाषा में यहाँ पर सोमेश्वर महाराज कहा जाता है, उनके साथ यमुनोत्री धाम में विराजमान होगी। मां यमुना की डोली यमुनोत्री पहुंचने के साथ ही चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। बीते बरस के अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचने वाले हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा का पहला पड़ाव बटकोट है, जहां यात्रियों के रजिस्ट्रेशन और मेडिकल वगैरह की जांच होगी। यहां श्रद्धालुओं और यात्रियों की तमाम कागजी और सेहत संबंधी औपचारिकता पूरी होने के बाद उन्हें यात्रा के लिए आगे रवाना किया जाएगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को 4 धाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन खासा मुस्तैद दिख रहा है। अभी हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट में, और बड़कोट का ये वो स्थान है जहां पर सर्वप्रथम यात्रियों की चेकिंग होगी, उनका पंजीकरण चेक किया जाएगा और उसके साथ ही यहां से उनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा में श्रद्धालुओं को कई ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो उनके सफर की थकान और मुश्किलों को दिमाग में टिकने नहीं देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल पगडंडी पर, और यही वो रास्ता है जहां से प्रतिदिन यात्रा काल में सैकड़ों तीर्थयात्री पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन इस पैदल यात्रा में दुश्वारियां भी बहुत अधिक है। हालांकि खड़ी चढ़ाई से यात्रियों को गुजरना पड़ता है, उसके साथ ही जो पहाड़ी हैं, पहाड़ियों से पत्थर गिरने का भी भय रहता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगा करके यात्रियों को इंडिकेट करवाया जाता है कि जैसे ये बोर्ड ये बगल में लगा है। हालांकि यात्रा के दौरान यहाँ एक महत्वपूर्ण पड़ाव सियाना चट्टी की हालत थोड़ी निराश करती है। यहाँ बने ठिकाने खंडहर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, जो यकीनन मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री धाम को पहुंचने वाली प्रथम चट्टी, जिसे सियाना चट्टी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर स्लोगन आप देख सकते हैं, दुर्गम पर्वत शिखर निवासनी दुर्गति नासनी सूर्य सुतो। सूर्य सुतो यानी कि यमुना जी को कहा गया है, और ये वही चट्टी है जहाँ पर प्रथम पड़ाव तीर्थयात्रियों का माना जाता है। यहाँ पर बाकायदा पुलिस पिकेट भी लगी हुई है। पुलिस के द्वारा जो है जितने जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी संख्या को नोट किया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल यात्रा के दूसरे पड़ाव का है, जहां काफी काम किए जाने की जरूरत है। हालांकि यात्रा में जानकी चट्टी जहां पुलिस चौकी बनी है, इसे देखकर समझ में आता है कि सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं। इस जगह को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस बल को जगह दी जा सके। चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर उसका जायजा लेने के लिए अभी हम पहुंचे हैं यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी जानकी चट्टी है। ये वो स्थान है जहां पर जो है पुलिस की पर्याप्त मात्रा में आमद होती है। यहाँ पर जो है जैसा कि अभी जानकारी बताई गई, करीबन 1 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है मौजूद रहते हैं। उसके साथ ही एडिशनल जो यात्रा व्यवस्थाओं के लिए पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर और सीओ तक शामिल होते हैं, वो टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, जो तमाम जो देश विदेश से आने वाले जो तीर्थयात्री होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। दरअसल यात्रा में किए जा रहे कुछ काम पर्यावरण से जुड़े होने की वजह से एनजीटी के दायरे में आते हैं, जिनकी मंजूरी का इंतजार करना भी सुविधाओं की राह में रोड़ा बनता है। हालांकि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह हर बाधा को पार कर जाता है, ये भी सच है। यमुनोत्री धाम के रास्ते से ओमकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात बाबा बर्फानी की। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी और लगभग 62 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ की यात्रा पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। कैसे और कहां रजिस्ट्रेशन कराना है, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। आज से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और लगभग 62 दिन तक चलेगी। आज से यानी 17 अप्रैल से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप jksasb.nic.in पर क्लिक करें। यहाँ आपकी सारी डिटेल्स ली जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरें। नाम के साथ साथ पता भरना होगा। श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं देश भर में ऐसी 542 बैंक शाखाओं में पंजीकरण किया जाएगा। 31 अगस्त 2023 को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में करीब 135 किलोमीटर दूर है, जो समुद्र तल से 13,600 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा की लंबाई भीतर की ओर 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले में बालटाल मार्ग दोनों रास्तों से शुरू होगी। तो इंतजार किस बात का? अगर आप भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो शिव का नाम लेते हुए, बम बम बोलते हुए रजिस्ट्रेशन करवाइए और यात्रा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, असम में बैशागु महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। असम के कोकराझार जिले की तस्वीरें आप ये देखिए और बोडो जनजाति के लोगों ने पारंपरिक तरीके से बैशागु महोत्सव मनाते हुए इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग परंपरागत पोशाक के साथ सज धज कर वहां पर पहुंचे और परंपरागत बोडो नृत्य करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। खास बात देखिए ये है कि बैशागु महोत्सव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बैशागु महोत्सव जो है बोडो जनजाति की लोक संस्कृति का सदियों पुराना एक हिस्सा है, एक परंपरा है जिसे आज भी बोडो जनजाति के लोग पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चंद्र नववर्ष के स्वागत में नेपाल का भक्तपुर शहर लाल रंग में पूरी तरीके से रंग गया है। दरअसल भक्तपुर शहर में हर साल चंद्र नववर्ष के दूसरे दिन श्रद्धालु 32 पालकी में विभिन्न देवताओं की मूर्तियों को ले जाते हैं और इस दौरान पारंपरिक ताल पर नाचते गाते हैं। इस सांस्कृतिक त्योहार को सिंदूर यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिस्सा लेने वाले श्रद्धालु हवा में सिंदूर उड़ाने के साथ ही एक दूसरे के चेहरे पर भी सिंदूर लगाते हैं। आलम यह हो जाता है कि पूरी फिजा सिंदूरमय हो जाती है। देखिए, G20 सम्मेलन के लिए पूरे देश में तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में भी काशी भी तैयार अब नजर आ रहा है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। G20 सम्मेलन को देखते हुए वाराणसी के बाबतपुर में मौजूदा एयरपोर्ट जो है उसको सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से काशी के इस एयरपोर्ट को रंगीन रोशनी से जगमग कर दिया गया है। यहां मेहमानों के स्वागत के लिए हर तरफ भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रिय नंदी भगवान भी आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास रंगीन पेंटिंग्स के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी आपको देखने को मिल जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई पर जोर देने की बात कही गई है। इसी को लेकर चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में एक पहल की गई। उन्हें नेचर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बाल वाटिका बनाकर, ताकि बच्चे पढ़ते हुए पेड़ पौधों के बारे में भी जान सकें। खूबसूरत रंगों से सजे इस क्लासरूम में मासूम बच्चे पढ़ने और आगे बढ़ने की सीख ले रहे हैं। ये बाल वाटिका बचपन में ही स्कूल और पढ़ाई में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की एक पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसी बाल वाटिका की शुरुआत हुई है। बाल वाटिका है प्रेपरेटरी क्लास 5 to 6 ईयर के लिए, बिफोर क्लास 1 बच्चों को प्रिपेयर करते हैं क्लास 1 से पहले। तो 85% जो ब्रेन की डेवलपमेंट है बच्चे की इसी एज में होती है। इसी को लेके बाल वाटिका का शुरुआत की गई है कि बच्चों का ब्रेन जो है वो ग्रूमिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा जॉयफुली लर्न करे और जो भी जॉयफुली लर्निंग बाय डूइंग गेन करेगा वो उसको लाइफ टाइम अपने आप में रिटेन करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 3 साल में ही हो जाएगा। बाल वाटिका में 3 साल पढ़ने के बाद 6 साल की उम्र में बच्चों को पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। इस बाल वाटिका में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाता है। बाल वाटिका में क्या है, बच्चा खेल खेल में अपनी कोग्निटिव स्किल्स, अपना उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनके हेल्थ के बारे में वो अवेयर होते हैं। जैसे अब आपने अंदर देखा वो पजल्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर जो एक कोग्निटिव स्किल्स है, उनकी तर्क क्षमता है वो मजबूत होती है कि कौन सी चीज बड़ी है, उनसे कौन सी चीज छोटी है, उससे चीज कौन सी छोटी है। इस तरह से वो खेल खेल में बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटीग्रेट करूँ एजुकेशन को एनवायरनमेंट के साथ। जस्ट लाइक मैंने इनको अभी एक एक्सरसाइज सिखाई, उसमें डांस भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें काउंटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि उसको वो बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं। मैं बाल वाटिका में पढ़ता हूँ, मुझे ABCD बहुत पढ़ाया जाता है, गेम भी खिलाया जाता है और रोज एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कराया जाता है और खूब सारे गेम खिलाते हैं और डांस गाने सुनते हैं। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत सभी 112 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत एक साथ हुई है। 3 साल के बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस कंपनी और 2 NGO की मदद से स्कूलों में बाल वाटिका के लिए खास क्लासरूम तैयार किए गए हैं। कोशिश यही है कि ये बाल वाटिका बच्चों को सुनहरे भविष्य की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी साबित हो। ये कोई बच्चों का फन पार्क नहीं बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरुआत की बाल वाटिकाएं हैं, जिसमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को तमाम जो चीजें हैं वो सिखाई जा रही है, जिससे बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ाई के बोझ को ना समझे बल्कि पढ़ाई को प्यार प्यार में सीख सके और आने वाले समय में देश का भविष्य है वो और ज्यादा उज्जवल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। गर्मी अपने नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही जिस तरह से देश के कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ी है उसने लोगों को बेचैन कर दिया है। ऐसे में भला पशु पक्षियों की कौन कहे। यही वजह है कि कोलकाता के अलीपुर इलाके में मौजूद चिड़ियाघर के जानवरों को ठंडा रखने के लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। यहां जानवरों को न केवल कई बार नहलाया जा रहा है बल्कि पाइप के जरिए लगातार उनके बालों को भी भिगोकर उसे ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि गर्मी की वजह से जानवरों में ना तो बेचैनी बढ़े और ना ही उनका गुस्सा। अभी छुट्टियों की वजह से लगातार सैलानियों का आना यहां पर जारी है। देखिए, हिरणों और पानी में इलेक्ट्रॉल मिलाने वाले विजुअल बनाकर दें।
आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो जानवर हैं उनको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉल मिलाया जा रहा है उनके पानी में, जिससे उनकी जो ताजगी है वो बनी रहे और जो डिहाइड्रेशन है वो उनको ना हो सके। ये ऐसी कोशिशें तमाम विजुअल्स के साथ। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको बताया कि हिरणों के लिए व्यवस्था की गई है जहां पानी में इलेक्ट्रॉल मिलाया जा रहा है, जिससे उनका जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो सके, हाइड्रेटेड रहे ये जानवर और इनका जो बदन है वो तरोताजा बना रहे।